ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद बेटे, मैंने आज आपके लिए एक पोस्टर ही ड्रॉ कर दिया कि बिकॉज यू आर डूइंग स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9। बेटे इस तरह से बैठ के पढ़ना है। आप सब लेट के पढ़ते हैं, आपको टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है बेटा। कहते हैं सरस्वती जी विद्या की देवी ज़्यादा आती है जब आप बिल्कुल बैठ के सीधा स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड सीधी, एनर्जी विल फ्लो लाइक एनीथिंग। तो प्लीज़ आप ऐसे ही पढ़ें। रजिस्टर अपना ओपन कर लें। आज लेक्चर नंबर 4। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज F9 and that is chapter number 7, working capital management. We have discussed 3 lectures. मैंने आपको 3 लेक्चर्स में कुछ बेसिक बातें बताई। यकीन मानिए अभी मैं 2-3 लेक्चर्स और लेने वाला हूं, एंड दिस टुडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5, आई विल से लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 आर सो इंपॉर्टेंट बेटे। अगर आपने इनको सिंसियरली अटेंड कर लिया, एग्जामिनेशन किट के सभी क्वेश्चंस, ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, BBB, कैप्लॉन, इलस्ट्रेशंस इजीली कर पाएंगे, बिकॉज मैं यहां पर आपके सामने आई विल बी सॉल्विंग ऑल दैट। बट द पॉइंट इज कि यू शुड नो द लॉजिक, द कंसेप्ट। बेटे उन कंसेप्ट को बताने के लिए तो मैं लेक्चर्स ले रहा हूं। तो आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें और जल्दी से मेरे साथ बोलें, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर अपने पास रख लें, कैप्लॉन का मटेरियल है तो रख लें, मेरे जूस नोट्स है तो उनको निकाल लें, और रजिस्टर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने मोटे वाला रजिस्टर, थिक रजिस्टर, सब कुछ नोट करना है, बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू इन प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप स्पेशलाइजेशन में लेना, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टैक्स और ऑडिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटे। आइए, मैं भूपेश आनंद आपको सबको ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूँ, और एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी मैंने, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो। कलयुग में रहते हम, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। उसमें विश्वास रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप बहुत छोटे से थे ना, तो आपको विश्वास था अपने ऊपर, आप अचानक ही वो काम करना शुरू कर देते थे, कोशिश करते थे नए नए काम करने की। अब जैसे ही आप बड़े होते जा रहे हो, पता नहीं मेंटल ब्लॉक्स बना लिए आपके माइंड में आ गए, ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा, इसमें ये मुश्किल आएगी। बेटे जब छोटे थे तो चलना सीख रहे थे, छलांग मारते थे, आप कभी सोचते थे कि मेरे को कुछ लग जाएगी, ये होगा, और कर लेते थे, बिकॉज नाउ आपने मेंटल ब्लॉक्स बना लिए हैं कि मेरे से ये नहीं होगा। तो बेटे भगवान कहता है तथास्तु, नहीं होगा। अल्लाह मियाँ कहते हैं नहीं होगा। तो आपको पहले खुद अपने आप कोशिश करनी, यू हैव टू डू एफर्ट्स, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। उसमें विश्वास करें। और मैं चाहता हूं कि आप F9 ACCA स्किल लेक्चर 4 चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आ जाएं। मैं भूपेश आनंद आज आपको 5 मिनट रिवाइज करा रहा हूं, बट दिस रिवीजन में द कंसेप्ट विच आई विल बी टेलिंग, द स्टेटमेंट्स विच आई विल बी रिलेटिंग, ये यकीन मानिए पहले नहीं होगा। पहले मैंने यही चीज बताई है दूसरे ढंग में, बट टुडे आई विल बी टेलिंग यू इन अ डिफरेंट वे। सो यू हैव टू बी वेरी मच सिंसियर, यू हैव टू सिट सिंसियरली, और उसको कैच करना है। We have discussed, I think this chapter, name of the chapter is working capital management. अब इसके जूस नोट्स हम दिखाएंगे, मैं जूस नोट्स दिखाऊंगा, मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाए थे। In this working capital management there are 2 big questions which I have to answer. मुझे 2 बिग बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर करना है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, पहली बात, मुझे कितने पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। दूसरी बात, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दोज फंड्स, मैं वो पैसे कहां से ले सकता हूं। देर आर 2 बिग क्वेश्चंस। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया तो आई थिंक यू कैन बिकम अ गुड वर्किंग कैपिटल मैनेजर. So we are doing working capital management. We are taking decisions in the scenario of working capital. So there are 2 big decisions. First is how much funds, because there is a trade-off, and from where. कितने चाहिए और कहां से आएंगे, कौन देगा वो मुझे पैसे, from where I should get the finance. So we are today sticking to question number 1, that is how much funds we require.
Now, it depends from so many factors. We have seen that. There are so many factors. Nature of business, seasonality of operations, market conditions, dividend policy, supplier position, raw material availability, operating cycle, blah 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 blah. बेटे मैंने पहले 3 लेक्चर्स में बड़े सारे आपको फैक्टर्स भी बताए. तो मैंने यहाँ पे लिखा है first is factors. This is the main important point which I have to consider, and this is named as factors to be taken into account. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ध्यान से अगर आप देखें तो वी हैव डिस्कस फैक्टर्स. दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी अ फैक्टर. Seasonality of operations can be a factor. Operating cycle can be a factor. Market conditions can be a factor. Availability of raw material can be a factor. That we have already seen. But उसमें सबसे important factor जो है that the decision criteria, that is a trade-off between liquidity and profitability. We have seen the graph. तो मैंने सबसे पहले लिखा liquidity and profitability, फिर लिखा factors. और उस factors में सबसे important factor था operating cycle, cash operating cycle. That is third point जो मैंने लिखा. And I think I have told you that whenever you want to prepare, whenever you want to estimate working capital, आज के इस लेक्चर में मैं अभी working capital की estimation नहीं करा रहा, बट मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कराऊंगा. उसके बाद जब हम टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना, तो आपके लॉजिक्स ज्यादा क्लियर होंगे. तो आप सबने वो क्वेश्चन करना है, लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे. बट आज के इस लेक्चर में आई एम नॉट डूइंग estimation, but I will be telling you something more about operating cycle, how to give a comment on that, what are the interpretations for that, how to analyze the working capital position of a company, how to comment on the liquidity ratios, what is the meaning of over trading, and what are the comments on holding periods. बेटे आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता. आपका ध्यान से सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो टुडे for estimating working capital, I will be combining these dots, that is liquidity, profitability, factors, operating cycle, cost sheet, or I can also write it down a profitability statement. बेटे आप यहाँ पर profitability statement भी लिख सकते हैं. मैं बताऊंगा that in case information is not given to me, full information, I can also prepare a cost sheet. मैं कॉस्ट शीट भी बना सकता हूं और आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. तो आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, आप आराम से देखिए. एंड द साइकिल विच वी हैव सीन, रॉ मटेरियल स्टेज, होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री पीरियड, फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड, प्लस 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 अकाउंट्स रिसीवेबल्स को मैंने डी लिख दिया, पेबल ट्रेड पेबल को मैंने सी लिख दिया. सो दीज आर द 5-6 डॉट्स विच यू हैव टू कनेक्ट while estimating working capital. In today's lecture I will not be estimating working capital because of full-fledged question हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 में. आज के इस लेक्चर में मैं थोड़ी सी और रोशनी डाल रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल में. आपको कमेंट्स कैसे लिखने हैं, जनरल कमेंट्स क्या होते हैं, स्पेशल कमेंट्स क्या होते हैं, इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, लॉजिक्स क्या होते हैं, एंड यू हैव टू आंसर एज अलॉन्ग विद मी. ठीक है जी. तो मैं आ गया जी. सबसे पहली बात, फॉर एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आज हम नहीं कर रहे. स्टिल एक बात लिख लीजिए, लिख कर छोड़ रहे, मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा है. मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए, एस्टिमेट करना है कि कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आपको 2 बातें पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सपोजिंगली मैं 3rd क्लास 4th क्लास की बात करता हूं. यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट. तो आप बताइए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं. व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट. तो बेटे उसका प्री रिक्विजिट ये हो सकता है कि आपको एक तो प्रिंसिपल का अमाउंट चाहिए, सेकेंड इज द टाइम पीरियड, एंड द थर्ड इज इंटरेस्ट रेट कितने परसेंटेज है. अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यू कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. You can calculate amount of simple interest. It means there are some prerequisites. Similarly, for estimating working capital requirement, जो आज हम नहीं कर रहे, लेक्चर 5 में करेंगे, there are some prerequisites, and the first requisite is that you should know, you should prepare a profit and loss statement or a cost sheet, which we did in the last lecture. तो note number 1 में लिख लें,
फॉर एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट के साथ साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी देखेंगे. It is important to know the relationship. Second point is I should know the principal. For example, I want to calculate the interest, so I should know the amount of principal. Second is I should know for how much period that amount is invested and the interest rate. It means relationship पता होनी चाहिए. It means which item is related with which. For example, raw material inventory is related with raw material inventory is related with raw material consumed. Work in progress inventory is related with production cost. Finished goods inventory is related with cost of sales. Accounts receivables balance collection period is related with credit sales. ट्रेड पेबल पीरियड इज रिलेटेड विद क्रेडिट परचेजेस. तो ये मोहब्बतें पता हो बेटे, इश्क पता हो, किसकी मोहब्बत किसके साथ है. 5 ही तो रेशोज हैं, 5 ही तो स्टेजेस हैं, 5 ही तो होल्डिंग पीरियड है बेटे. अगर इफ आई एम अवेयर ऑफ दीज 5 स्टेजेस, 5 होल्डिंग पीरियड्स और इनका आंख मटक्का, इनका इश्क, इनके 2.5 अक्षर किस किस के साथ हैं, वेरी इजी. एंड फॉर दैट ओनली आई हैव टोल्ड यू दैट यू शुड प्रिपेयर कॉस्ट शीट. यू शुड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. बिकॉज वो सारी हीरोइनें कॉस्ट शीट में कहीं ना कहीं घूम रही हैं. 5 हीरोज हैं बेटे. फर्स्ट हीरो इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. सेकंड हीरो इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. थर्ड हीरो इज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. फोर्थ हीरो इज एवरेज कलेक्शन पीरियड. फिफ्थ इज ट्रेड अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड. बेटे ये 5 हीरो हैं. इनकी 5 हीरोइंस जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या कॉस्ट शीट में घूम रही हैं. तो आपको पहले वो एज ए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जब हम एस्टिमेट करेंगे. उसके बाद आप रिलेशनशिप देख सकते हैं. आप बस लिख लें, बाकी का काम लेक्चर नंबर 5 में करेंगे. बिकॉज टुडे आई विल बी डिवोटिंग टूवर्ड्स कमेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रिलेशनशिप. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द लॉजिक, द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग पीरियड. आपको पता होना चाहिए होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है. मैंने बहुत बार बताया है. स्टिल मुझे लगा कि ये 3 बातें अगर आपको पता होंगी तो हम लेक्चर नंबर 5 में इजीली एस्टिमेट कर पाएंगे वर्किंग कैपिटल. तो अब मैं आ गया जी भूपेश आनंद. बेटे आप सबको अपना कैप्लॉन, मेरे पास आज कैप्लॉन ओपन नहीं है. आप अगर आपके पास कैप्लॉन है F9 स्किल लेवल और सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो अभी आज वैसे अवेलेबल है, आज अवेलेबल नहीं है. 190 पेज नंबर 190 निकाल लीजिए आप सभी. बेटे पेज नंबर 190 में आपको एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है. चलिए पहले 188 निकाल लेते हैं. पेज नंबर 188 या पेज नंबर आगे पीछे होगा देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है. पेज 188 मेरी बुक में तो 188 है. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, पेज नंबर 188. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटे, आज बस एक ही ये लेना था तो इसलिए फिर मैंने ओपन नहीं किया अपना. A company has provided the following information. वो कह रहा है जी एक कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन मुहैया कराई, आपको कुछ बातें बताई. अच्छा पहले वो बातें बताएंगे, उसमें उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप ये निकाल के दिखाओ और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनके ऊपर कुछ अपने कमेंट्स दो. ठीक है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वो है बेटे रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड 56 डेज. इट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड है 56 डेज का है. इसका मतलब इट मीन्स वी जनरली गिव अ क्रेडिट ऑफ 56 डेज टू माय customers because I sell goods on credit. Now why I am selling goods on credit, that is receivables management. वो अलग चैप्टर नंबर 8-9 में करेंगे. मैं आज उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहा. मैं ये कहता हूं कि मुझे एक हॉट केक दिया हुआ है, मुझे खाने का काम करना है, कैसे बना वो नेक्स्ट लेक्चर्स में है. इट मीन्स द क्वेश्चन इज रिसीवेबल्स टर्नओवर कलेक्शन पीरियड इज 56 डेज. इट मीन्स I am collecting the cash from my credit customers after a gap of 56 days. इसका मतलब मुझे वो रिसीवेबल्स अपने पास होल्ड करके रखने पड़ेंगे, अपने पास बनाकर रखने पड़ेंगे फॉर 56 डेज, बिकॉज आफ्टर 56 डेज दे विल गिव मी कैश. अच्छा जब वो कैश देंगे तो एट 56th डे एंड माई अकाउंटेंट विल पास अ एंट्री डेबिट कैश
क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल्स, वो अकाउंट रिसीवेबल्स खत्म हो जाएंगे, पुराने खत्म हो जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने फिर चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। आप ऐसा मान के चलिए कि हर 56 दिनों के बाद, हर 56 आफ्टर अ गैप ऑफ 56 days, माई ओल्ड कस्टमर्स आर गिविंग मी कैश एंड न्यू सेट ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग. It means I am turning my old customers with new customers after 56 days, or I am giving a credit of 56 days. अब 56 days अच्छा है या गंदा है, अभी हम उस पे ऊपर भी टिप्पणी नहीं कर रहे. वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. फर्स्टली वी शुड लर्न दैट how or what is the meaning of that and how we can calculate operating cycle. Hope आप सबको एटलीस्ट रिसीवेबल्स, कोलेक्शन पीरियड एंड 56 डेज का मीनिंग समझ आ गया होगा. ठीक है सर. सेकेंड, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इन्वेंटरी इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज रॉ मटेरियल, सेकेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड इज फिनिश गुड्स. क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में पेज 188 में कैप्लॉन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा बेटे, कैप्लॉन ये कह रहा है रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड 21 दिन है. इसका मतलब आप जब खरीदते हैं ना इन्वेंटरी और जिस दिन इशू करते हैं फैक्ट्री में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इस बीच में 21 दिन तक आपको इन्वेंटरी पकड़ कर रखनी पड़ती है, होल्ड करनी पड़ती है. इसका मतलब आपके पास कम से कम 21 दिन के हिसाब से इन्वेंटरी होनी चाहिए. इट मीन्स इफ आई कंज्यूम एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी इन द होल ईयर, then equal to 21 days of inventory, I should always have that inventory in my stores. देखिए ये अलग ढंग से मैंने इंटरप्रेट किया. देखिए 2-3 इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं. पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने जिस दिन परचेज किया और जिस दिन इशू किया उसके बीच में 21 डेज का गैप है. ये बात तो सबको समझ आ गई, ये तो बात पहले भी बताई थी, बट आज मैंने आई हैव गिवन ए न्यू इंटरप्रिटेशन. जस्ट लिसन टू मी. इट मीन्स if I consume, because raw material inventory is related with raw material consumed, so अगर मैं पूरे 12 महीने में 365 दिन में 10 या $1 लाख का इन्वेंट्री कंज्यूम करता हूं, तो 365 दिन में अगर 1 लाख का कंज्यूम करता हूं तो 21 दिन में मैं जो भी अमाउंट कंज्यूम करूंगा वो इन्वेंटरी आपके पास हर समय हमेशा स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो स्टॉक आउट की पोजीशन आ सकती है. देयर विल नॉट बी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब ये बातें किसी भी यूट्यूब लेक्चर में आपको मिलने वाली नहीं है. आप किसी से पर्सनल कोचिंग ले लें तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ काफी सारे टीचर्स ये कंसेप्ट ही नहीं बताते. अब बेटे अगर आपको ये माइंड में क्लिकिंग स्टार्ट हो गया, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, जो मैं बोल रहा हूं, आई एम गिविंग यू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फॉर द सेम थिंग. So your thought process will be like that only. You're getting my point? Production period 14 days. आगे उसने लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस. नहीं भी लिखता तो we know that work in progress semi finished goods. अभी डोमिनोज पिज्जा वाले कहते हैं जी हम 1 घंटे में या आधे घंटे में आपको पिज्जा देंगे. इसका मतलब उनका समय बनाने में लगभग आधा घंटा लग जाता होगा एवरेज. It means this company, this organization, this entity जैसे ही वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स को इंट्रोड्यूस करती है, लेबरर्स आ जाते हैं, मशीन स्टार्ट हो जाती हैं, 14 दिन फिर लग जाते हैं इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए. You getting my point? By that I mean work in progress holding period, that is 14 days. Next is suppliers payment period. बेटे सप्लायर कौन होते हैं? जिससे आप सामान खरीदते हैं, आप उधार में सामान खरीद रहे हैं. because you are purchasing the goods from that supplier. तो सप्लायर आपको उधार दे रहा है. आप जो आगे दे रहे हैं वो आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो आप भी तो किसी के कस्टमर हैं, because you are purchasing raw material from that supplier and that supplier is giving you credit to you. So that is payment period, that is 42 days. इसका मतलब आप जिस दिन गुड खरीदते हो डेट ऑफ परचेज और जो एक्चुअली में पेमेंट करते हो उन सप्लायर्स को, उसके बीच में गैप 42 डेज का है. ऐसा समझ लीजिए कि आप 42 दिन ऑन एन एवरेज के बाद ही पेमेंट करते हो, उससे पहले पेमेंट करते नहीं. आप 42 दिन उनके पैसों में मजे करते हो, ऐसा समझ लीजिए. फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, बेटे फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड का मीनिंग है
रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स हुआ, आज यहाँ पे हम खड़े हैं फिनिश गुड्स में, लेकिन फिनिश गुड्स से सेल होने में के बीच में भी तो किधर इज अ गैप। अब बेटे जितने पीरियड तक ये होल्ड रहेगा एंटिटी के, उसमें पैसे इन्वेस्टेड है, बिकॉज एंटिटी हैज इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल, एंटिटी हैज इन्वेस्टेड इन लेबर, एंटिटी हैज इन्वेस्टेड इन वेरिएबल ओवरहेड्स, एंटिटी हैज इन्वेस्टेड इन सेलिंग ओवरहेड्स, इन सभी में उसने खर्च कर दिए। तो फिनिश गुड्स जब तक खड़े रहेंगे, वी हैव माई फंड्स आर इन्वेस्टेड, इट मीन्स ऐसा समझ लीजिए कि 28 दिन लग जाते हैं बनने और बिकने के बीच में। I repeat, I have used two words, बनने and बिकने. बनने means 100% it has been completed. And when actually we are selling it, the gap between that is 28 days. अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, अब कमेंट्स है ना, आज का लेक्चर ही तो कमेंट के ऊपर है, मुझे कमेंट्स ही तो बताने हैं। मुझे इतना बता दीजिए, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड जैसे यहां पर है 21 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड 14 days, finished goods inventory holding period 28 days, and they have told that please calculate the length of the operating cycle. ठीक है, 21 दिन, 14 दिन, 28 दिन, ये मेरे को 3 पीरियड्स गिवन है, 21 days, 14 days, 28 days, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। अभी यहीं पे ध्यान देते हैं, अभी भूल जाइए वेदर इट इज अ सुपरमार्केट, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर इट इज एनी कंपनी, वेदर इट इज FMCG, वेदर इट इज डोमिनोज, वेदर इट इज बर्गर किंग, वेदर इट इज, मैं अभी कंपनी की बात नहीं कर रहा, जनरल ओवरव्यू आपसे पूछ रहा हूं कि होल्डिंग पीरियड में एक जनरल कमेंट क्या पास करेंगे आप। मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, जस्ट लिसन टू मी, लॉन्गर द इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड बेटर इट इज। ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स। I repeat my question. Longer the inventory holding period, let it be inventory, let it be raw material, let it be WIP, let it be finished goods, better it is। नीचे लिखा हुआ ट्रू और फॉल्स, बेटे आंसर है फॉल्स, बिकॉज लॉन्गर द इन्वेंटरी पीरियड, more will be the funds invested in working capital, more will be the blockage of funds in the working capital, and it is not good for a company on a general aspect. It depends from industry to industry, company to company, but I have told you in general, better shorter the inventory holding period, better it is. जितनी कम पीरियड होगा, जितनी जल्दी आप ACCA बन जाएंगे बेटा उतना अच्छा है। So I think you are getting my point. So in this question you have to calculate cash operating cycle. तो बेटा वो मैंने निकाल दिया है, टाइमलाइन बनाई, कुछ भी नहीं है बेटे, इजी है। रॉ मटेरियल स्टेज प्लस फिनिश गुड स्टेज प्लस डेटर स्टेज, अकाउंट रिसीवेबल स्टेज माइनस अकाउंट्स पेएबल, करंट एसेट्स का होल्डिंग पीरियड माइनस करंट लायबिलिटी का होल्डिंग पीरियड, दैट कम्स टू 77 डेज। अब 77 डेज का मीनिंग है दैट वी कन्वर्ट कैश टू कैश within 77 days. So if I want to say you that operating cycle is shorter the operating cycle, less will be the investment in working capital. True or false? मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं, शॉर्टर, एक बच्चों को नींद आ रही है, थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, एक तो आंसर नहीं बता रहा, ऊपर से सो रहा है। शॉर्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, less will be the investment in working capital, less will be the blockage of funds in working capital. True or false? True. It means shorter the operating cycle, उतनी जल्दी तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, better it is. Low will be my investment in working capital. अब मैं आपसे आज का जो लेक्चर है ना, मैंने इसलिए डिवोट किया है कि बेटा ये 21 दिन, ये 14 दिन, ये 28 दिन, ये 28 दिन जो हैं कुछ और भी हमें बताते हैं, 21 दिन भी कुछ और बताते हैं, ये 56 डेज भी कुछ और बताएंगे, और 42 डेज भी कुछ हमें बोलते हैं। बेटा ये भूत हैं, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही, बट दे आर टेलिंग मी समथिंग। तो मैं आज इन सभी का एनालिसिस करने वाला हूं दैट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज 21 days, देन व्हाट
I mean by that? Whether it is good, whether I am doing good as per my peers, as per my competitors, whether that raw material which I have purchased is slow moving or a dead item, or whether there is a good demand in that. And when I say work in progress 14 days, it means whether my factory managers are motivated enough. क्या वो जो लेबरर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वो पूरे मोटिवेटेड हैं, क्या मैं उनको कुछ इंसेंटिव स्कीम्स देता हूं, क्या वो जो सुपरवाइजर है बढ़िया काम करता है, बेटे देन ओनली आई कैन से, बिकॉज 14 डेज मुझे बहुत कुछ बता देंगे. मैं कहता हूं जी एक बॉडी, एक टेम्परेचर, एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर मुझे पता चल जाए बस, तो मैं बेटे ऐसे लिख सकता हूं और आप भी लिख सकते हैं. एक डॉक्टर ऐसे लिख देगा कि इफ ब्लड प्रेशर इज दिस, देन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ज़्यादा ये खाता होगा, ये करता होगा, ये गुस्सा आता होगा, ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें खाता है, ज़्यादा ऑयली खाता है. अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली इन ऑपरेटिंग साइकिल, इफ आई एम अवेयर विद द साइकिल्स, I can, write a 5-6 lines comments on that. तो आज हमने उनके ऊपर कमेंट्स लिखने हैं. बेटा कमेंट्स लिखने से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में वी विल बी डूइंग कैप्लॉन एंड बीबीबी क्वेश्चंस, उन सब में कमेंट्स पूछे हैं और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कमेंट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आज का लेक्चर मैंने कमेंट्स में दिया है. तो आज टुडे आई विल बी कमेंटिंग ऑन दीज 21 days, 14 days, 28 days, 56 days, 42 days, and I will be telling you shorter the period better it is or longer the period better it is. एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, करंट एसेट्स का जितना पीरियड शॉर्टर होगा, होल्डिंग पीरियड and collection period of account receivable, better it is. बड़ी सिंपल सी बात है. Why it is better? Because quickly that can be converted into cash. तो जितने कम पीरियड के लिए मैं होल्ड करूंगा उतना अच्छा है. और अगर आप कलेक्शन पेमेंट पीरियड की बात करें, when I want to pay to payables, longer the period better it is. क्योंकि जब पैसे जहां से पैसे आने जल्दी आए वो अच्छा, ड्रैग इन पुल आउट, एंड जहां पर पेमेंट करनी है जितनी लेट करें तो अच्छा, लेकिन इट हैज सम अदर रेपरकेशंस ऑल्सो, वो आज हमने देखने हैं. तो मैं भूपेश आनंद आपको एक बात ये कहता हूं दैट इन F3 एंड F2 एंड PF5 इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने आपको टर्नओवर रेशियोज बताई हुई हैं. दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज. व्हेन आई से टर्नओवर आई मीन परफॉर्मेंस रेशियोज. और परफॉर्मेंस रेशियोज की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वेदर दिस कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट. फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू डेटर्स टर्नओवर रेशियो और अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. और बेटे किसी भी टर्नओवर रेशियो में आपको पता ही है कि हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसकी रिलेशनशिप जो होती है वो हम ऊपर लिख देते हैं और उसके नीचे डिनोमिनेटर में वी राइट डाउन दैट वेरिएबल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. अब एक बच्चा कहता सर ये कहाँ पहुंच गए. बेटे मैं कमेंट्स में ही आ रहा हूं. मैं कमेंट्स में आने से पहले आपको कुछ हल्का सा आपका लोहा गर्म कर रहा हूं. बेटे तब चोट मारूंगा ना, तो आपको मैंने जान के टर्नओवर रेशियोज की बातें बता दी, बिकॉज टर्नओवर रेशियोज की हेल्प से आप होल्डिंग पीरियड भी निकाल सकते हैं, या होल्डिंग पीरियड की हेल्प से यू कैन कैलकुलेट टर्नओवर रेशियोज. बेटे एक ब्रिज है, आप यहां खड़े हैं ब्रिज के तो आप यहां से चल के यहां जा सकते हैं, यहां पे खड़े हैं तो यहां से चल के यहां जा सकते हैं. तो मैं भूपेश आनंद आपको यही बात कहने जा रहा हूं दैट आई कैन ईदर कैलकुलेट रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड and it has a relationship with raw material turnover ratio also. Or I can say if I am aware of accounts receivable collection period, accounts रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड. अब एक बच्चा ढीला पड़ गया, उसको पता है इतना इंपॉर्टेंट काम शुरू हो चुका है इस समय. दैट इज रिलेटेड विद अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो.
एक बच्चा कहता सर आप कोई भी एक एग्जांपल लेके बताइए कि हाउ इट इज रिलेटेड। बेटे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, किसी भी टर्नओवर रेशियो की एक स्पेशलिटी होती है, पहले ये समझ लीजिए। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन F3, F5, F6 मैं अब, लेकिन जस्ट क्योंकि आप कर रहे हैं तो एक बार बताना चाहता हूँ। टर्नओवर रेशियो की एक स्पेशलिटी है बेटे, किसी भी रेशियो में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है सर। टर्नओवर रेशियोज में स्पेशलिटी है, टर्नओवर का एक्चुअली मीनिंग होता है सेल्स। तो हम सब कुछ सेल्स से रिलेट करते हैं जनरली, अगर कुछ हमें पता नहीं है। जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर टर्नओवर रेशियो है, तो वी रिलेट विद सेल्स एंड बिकॉज दे आर अकाउंट रिसीवेबल, तो मैं यहां पे न्यूमरेटर में लिखूंगा क्रेडिट सेल्स और डिनोमिनेटर में लिखूंगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल और एवरेज डेटर्स, कुछ भी। सपोजिंगली ये आ गया 12 टाइम्स, बिकॉज टर्नओवर रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज आर कैलकुलेटेड इन टाइम्स। बड़े ध्यान से सुनना है इस समय, आप ढीले मत पड़ना बेटे, बिल्कुल व्हाट्सएप मत देखना, बेवकूफ हो। आपको इस समय मैं कोहिनूर का हीरा दे रहा हूं। सपोजिंगली आपकी टर्नओवर रेशियो आ गई 12 टाइम्स, इसका मतलब समझ लीजिए जरा क्या है। 12 टाइम्स का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। इट मीन्स ये जो डेटर्स है ना आपके 12 बार एक साल में 365 दिन में 12 टाइम्स टर्न करते हैं। जैसे सांप टर्न करता है ना, स्नेक टर्न करता है। इसका मतलब पुराने कस्टमर्स चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। 12 बार ऐसा होगा। ये ऐसा समझ लीजिए कि अगर 365 दिन में इफ इन 365 डेज 12 टाइम्स ऐसा हो रहा है ना, तो एक बार 1 टाइम कितने डेज में होगा। नो इफ आई रिलेट विथ मंथ्स तो थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा, मैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको कह रहा हूं 12 महीने। इफ इन 12 मंथ्स अगर 12 महीने में 12 बार टर्न करते हैं तो एक बार कितने गैप में टर्न करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इतने में इतना तो इतने में कितना, कैसे आएगा बेटे, 1 into 12 upon 12, it means 1 month. It means my debtors are changing their shape, or they are turning, or old are going and new are coming after a gap of 1 month. It also implies that my accounts receivable collection period is 1 month. It also implies that I am giving a credit of 1 month. तो बताओ बेटे, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की मोहब्बत अकाउंट्स रिसीवेबल होल्डिंग पीरियड से हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। इट मीन्स if in any question I am not given with the holding period, rather I am given with the accounts receivable turnover ratio, no need to worry, I can calculate the holding period with the help of that ratio. Similarly, if I am not given with the inventory holding period, rather I am given with the inventory turnover ratio, so with the help of inventory turnover ratio I can calculate inventory holding period. बात समझ आ रही है बेटे? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की, पेमेंट की, पेबल्स की, पेमेंट की पेमेंट पीरियड नहीं गिवन है और आपको उसके बदले में पेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो बेटे टर्नओवर रेशियो से इसी इंटरप्रिटेशन से आप उसका पीरियड भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया भाई साहब। इट मीन्स पीरियड का और टर्नओवर का एक माँ है, ऐसा समझ लीजिए। टर्नओवर रेशियो माँ है, मदर है, और होल्डिंग पीरियड उसके बच्चे हैं। टर्नओवर रेशियो दिया होगा तो बच्चों तक पहुंच सकते हैं, बच्चे दिए होंगे तो माँ तक पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ मूवीज में भाई बहन अलग हो जाते हैं, फिर 25 साल के बाद मेले में मिलते हैं। इट मीन्स दे हैव समथिंग इन कॉमन, उन्होंने कुछ ना कुछ कॉमन होता है। लॉकेट पहना, लॉकेट से पता चलेगा ये मेरा भाई है। Similarly, with the help of turnover ratios, we can calculate holding period, और with the help of holding period, we can calculate turnover ratios. तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आज के लेक्चर में मुझे बताना क्या है कि होल्डिंग पीरियड्स की इंटरप्रिटेशंस क्या है, होल्डिंग पीरियड के कमेंट्स क्या हैं। बेटे वो तो मेन है ना आज। तो आइए दोस्तों, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। बताना तो बहुत कुछ है मुझे, लेकिन आप बस ध्यान से अगर आप सुनने वाले बनेंगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे आज के इस लेक्चर में। दिस लेक्चर इज
This lecture is lecture number 4 and I think I have already discussed test your understanding question number 1 and I want to, इसमें एक ही बात जो बतानी है मैंने अभी बता दी कि भाई होल्डिंग पीरियड की मोहब्बत टर्नओवर रेशियोज के साथ है। अब बताना है कि होल्डिंग पीरियड के ऊपर कमेंट कैसे लिखेंगे। अभी बता रहा हूं, ठंड रख लो जरा, पहले लिख लो इसको, लिखो लिखो। अब एक बच्चा कहता है P5 लिख लो यार, इसमें लिखा था उसमें लिखा था टर्नओवर स्लैश परफॉर्मेंस रेशियोज। बेटे जूस नोट्स में भी ये नहीं है। क्लास नोट्स और जूस नोट्स अगर जब आप कंपेयर करेंगे ना, दोनों में डिफरेंस पाएंगे आप। बातें एक ही हैं बट कहने का ढंग अलग है, तो आपको दोनों लिखने हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। जूस नोट्स खाली मैं बोलता हूं जो जैसे बाकी टीचर कर रहे हैं, आप लिखे भी कुछ ना, सुनते रहे, कुछ देर के बाद तो आप मेरी बात को सुनना बंद कर देंगे यार। मैं यहाँ ड्रामे कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, आपको कहता हूँ ये करो वो लिखो, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप लिखिए टर्नओवर स्लैश परफॉर्मेंस रेशियोज में 5 रेशियोज लिखनी है, 5 हीरोज हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया। तो मैं स्टॉक की बात करता हूँ। अब इसमें स्टॉक में मैंने इन्वेंट्री भी ले लिया, मान लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस भी ले लिया, फिनिश गुड्स भी ले लिया, तो 3 ये हो गई, 4 5। चलिए लिखिए, फर्स्ट लिखिए। ऐसे ही बेटे पेज को डिवाइड करना है। अब एक बच्चों को लग रहा था YouTube लाइव है, फ्री के लेक्चर्स हैं, सर यहीं रखेंगे, हम आराम से रजिस्टर ले लेंगे। वो मंद बुद्धि का बेवकूफ है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो ये खत्म कर रहा हूं मैं बैचेस, ये सारे लेक्चर्स मैं प्राइवेट कर दूंगा। और बेटे अभी नहीं किया तो फिर कब करोगे यार, सोचो ना। आप अभी भी डिले कर रहे हो हैं, मैं सामने खड़ा हूं और मेरी शर्म नहीं है आपको? कुछ तो शर्म होनी चाहिए यार। लेफ्ट हैंड साइड में लिखो रेशोज, स्टॉक टर्नओवर रेशो, और उस तरह लिखो उसका फॉर्मूला। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो पहले लिखा, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो दूसरा रेशो लिखा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो तीसरा लिखा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो चौथा लिखा। 4 रेशोज मैंने बतानी है। फर्स्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, सब बच्चे लिख रहे हैं। अगर आप इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखें, पहले डिनोमिनेटर देखो। स्टॉक टर्नओवर रेशो में डिनोमिनेटर है एवरेज इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर में है एवरेज रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में है डिनोमिनेटर एवरेज पेबल्स। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप बात को। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में है एवरेज वर्किंग कैपिटल। इट मींस जो भी टर्नओवर होती है दैट इज अ डिनोमिनेटर, दैट विल कम इन अ डिनोमिनेटर। जैसे मैंने कहा स्टॉक टर्नओवर रेशो है तो स्टॉक नीचे आ गया, अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो है डिनोमिनेटर में आ गया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो है पेबल्स डिनोमिनेटर में आ गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो डिनोमिनेटर में आ गया। अच्छा, उसके ऊपर न्यूमरेटर में उसकी मोहब्बत लिखते हैं, रिलेशनशिप लिखते हैं। इट मींस रॉ मटेरियल इज रिलेटेड विद कंज्यूम्ड। वैसे तो कंज्यूम पे लेना चाहिए, अब कंज्यूम नहीं दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेंगे, बिकॉज यहां पर इन्वेंट्री तीनों ले रहे हैं ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी ले रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी ले रहे हैं, फिनिश गुड इन्वेंट्री भी ले रहे हैं। तो वी विल नॉट राइट डाउन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली फॉर रॉ मटेरियल inventory holding period. Here I am not calculating raw material inventory holding period, rather I am calculating overall inventory holding period. So I will be taking it cost of sales in the numerator. Getting my point? तो cost of sales upon average inventory, तो बेटे टाइम्स में आ जाएगा। क्रेडिट सेल्स, बेटे रिसीवेबल्स की मोहब्बत कैश सेल से होती नहीं, क्रेडिट सेल से होती है। फॉर्मूला लिख लीजिए, मुझे पता है आपको आता है, बट स्टिल यू आर राइटिंग डाउन क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। हाँ, अगर क्रेडिट सेल्स नहीं दी तो फिर टोटल सेल्स ले लेंगे, इसमें भी आंसर टाइम्स में आ जाएगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, बेटे क्रेडिट परचेजेस से रिलेट करता है, अगर नहीं दिया तो टोटल परचेजेस ले लेंगे, नहीं दिया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ले लेंगे। घबराना नहीं है, करके आना है बेटा। And in this also my answer will be in time. Similarly, in case of working capital turnover ratio, I will be writing down again my answer in times. And I have already told you higher लिख ले, higher the turnover ratio better it is। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। बेटे हायर द टर्नओवर रेशो बेटर इट इज। 4 रेशोस बताई हैं, होल्डिंग पीरियड बताया है, ऑपरेटिंग साइकिल बताया है। अब बस मुझे उनके ऊपर कमेंट्स बताना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चाहता हूं आप समझ लीजिए।
इलस्ट्रेशन 2 अभी नहीं कर रहे, ठीक है जी, ये भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में करेंगे। पहले मुझे लगा कि मैं इस लेक्चर में कराऊँ, नहीं, मेरे को लगा नहीं मैं इसमें नहीं कराऊंगा। मैं आज आपको एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेटे। मैंने बिकॉज आई एम टेकिंग सो मेनी कोर्सेज, यू नो, CFA का कोर्स मैं लेता हूँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, IFRS, ACCA डिप्लोमा आई एम होल्डर एंड आई एम टेकिंग क्लासेस देयर ऑल्सो। ACCA ले रहा हूँ, CPA USA ले रहे हैं, CMA USA ले रहे हैं, CA ले रहे हैं, CS, बेटे क्या नहीं ले रहे, रोज हमारी 10 से 12 क्लासेस तो बिकी रही हैं। तो एक कोर्स में आई हैव डन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर, और आज मुझे क्योंकि कमेंट्स बताने हैं, मुझे होल्डिंग पीरियड के ऊपर कुछ बोलना है, टिप्पणियां देनी है, यू नो। सो मैंने को लगा एक क्वेश्चन अगर आज हम अपना कर लें, अभी हम वी आर नॉट, दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम कैप्लॉन, नॉट फ्रॉम BBB, बट फ्रॉम भूपेश आनंद बुक। तो आप ये क्वेश्चन बेटे लिख लें, उस किताब में, उस कोर्स में मैंने ये क्वेश्चन दिया है, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटे, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। और मैंने इसमें कमेंट्स देखे कितने बढ़िया से लिखे हैं, कमेंट्स में बड़ा प्यार से आपको लिखा है बेटे मैंने। कमेंट्स देखिए, थोड़ा सा मैं और फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। कमेंट्स आई हैव डिवाइडेड इनटू जनरल कमेंट्स, स्पेशल कमेंट्स, और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आपको समझाने की कोशिश की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज द लेक्चर विच आई हैव डिवोटेड टुडे, लेक्चर नंबर 4, स्पेसिफिकली फॉर द कमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आज आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यकीन मानिए आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, डांस नहीं, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर डांस करेंगे। आपको अब ये क्वेश्चन लिखना है, देखिए छोटा सा तो क्वेश्चन है, आप वीडियो को स्टिल कर सकते हैं, है ना, लिख भी सकते हैं, वैसे मैं टाइम भी दे रहा हूँ, आप अभी लिख लीजिए, कल करे सो आज कर। एक कंपनी है बेटे माया लिमिटेड, माया मेम साहब, है ना, हैज ऑब्टेन्ड, एक कंपनी है, हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन concerning the average working capital cycle for other components in the same industry। बेटे आराम से समझना है, ऐसा समझ लेते हैं, आप क्या करें, माया को काट दें, आप लिखें अपोलो टायर्स, थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। अपोलो टायर्स एक कंपनी है, आपको सब पता है अपोलो टायर्स क्या बनाती है, टायर बनाती है। उसने ये इंफॉर्मेशन को गैदर किया, फॉलोइंग डाटा एवरेज साइकिल ऑफ द सेम इंडस्ट्री की जगह लिख देते हैं टायर इंडस्ट्री, आराम से। बेटे अब टायर इंडस्ट्री का मतलब क्या है, अपोलो टायर्स, डनलप टायर्स, सीएट टायर्स, MRF टायर्स, जितने भी टायर हैं इन सबको मिला दें तो इसका नाम होता है टायर इंडस्ट्री। इसमें से एक कंपनी है अपोलो टायर्स, ये आपको कुछ कहना चाह रही है बेटे, इसी से हमें बहुत कुछ बातें समझ आ जाएंगी। इट मीन्स एक तो बड़े पापा और एक उसमें से छोटे पापा, एक जॉइंट फैमिली मीन्स इंडस्ट्री मीन्स सेम टाइप ऑफ बिजनेस जो कंपनीज कर रही हैं, उन सब का झुंड को हम कहते हैं दैट इज इंडस्ट्री। सिमिलरली देयर इज अ स्टील इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, FMCG इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम HDFC, ICICI, येस बैंक, ये बैंक, SBI, PNB सब जोड़ लें तो मैं कहूँगा ये बैंकिंग इंडस्ट्री है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। तो आप पहले यहाँ पर लिखें, क्वेश्चन लिख लें बेटे, लिख लें, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। अपोलो टायर्स has obtained the following data concerning the average working capital cycle of टायर इंडस्ट्री। अपोलो टायर्स ने टायर इंडस्ट्री की कुछ डाटा को इकट्ठा किया, ठीक है जी। रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर, मैं बेटर ये रहूंगा कि आप टर्नओवर की जगह पता क्या लिखें, स्टॉक, इसको काट देते हैं, ठीक है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, बिकॉज इट इज गिवन इन डेज, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिट रिसीव्ड, और इसकी जगह लिख लें आप पेबल पेमेंट पीरियड, ठीक है जी। फिर वर्क इन प्रोग्रेस की जगह लिख लें, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बेटे, वर्क इन प्रोग्रेस, टर्नओवर काट दें, है ना, टर्नओवर काट दें, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, ठीक है जी। इसी तरह से फिनिश गुड्स में टर्नओवर काट दें, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि अभी आप थोड़े से छोटे से बच्चे हैं, धीरे धीरे आप टर्नओवर से भी समझ लेंगे, बट स्टिल बिकॉज इट इज़ गिवन इन डेज, तो इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड फिनिश गुड्स में भी लिख दें, और डेटर कलेक्शन पीरियड तो लिखा हुआ है, आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब,
मैं रिपीट कर रहा हूं, एक कंपनी है अपोलो, दूसरा उसने क्या किया, टायर इंडस्ट्री की पहले जानकारी इकट्ठी कर ली। वो कहता है जी टायर इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर लोग रॉ मटेरियल का जो होल्डिंग पीरियड है उनका 20 दिन का है, 20 डेज का है। इसका मतलब वो 20 दिन तक अपना सामान डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखते हैं। ठीक है सर। क्रेडिट पेबल पेमेंट पीरियड 40 डेज। और जनरली पूरी टायर इंडस्ट्री में जो उनका कच्चा सामान होता है, रबड़ होता है, जो खरीदते हैं वो केरला से, उनको जो उधार मिलता है सप्लायर से, दे आर गेटिंग ऑन एन एवरेज फॉर 40 डेज। टायर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इट मीन्स वंस इट इज बीइंग इशूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देन इट कैन बी कन्वर्टेड टू फिनिश गुड्स विद इन 15 डेज। 15 दिन में रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन एन एवरेज टायर बन जाते हैं। ठीक है सर। फिनिश गुड्स स्टॉक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एक बार फिनिश गुड्स बन गया तो पड़ा रहता है स्टॉक में, उसके बाद 60 दिन के बाद बिक जाता है। विद इन 60 डेज इट कैन बी, विद इन 40 डेज वो बिक जाता है। अच्छा, बेचने में क्या है कि जनरली वी आर फॉलोइंग अ ट्रेडिशन ऑफ गिविंग क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना है बेटे, 60 डेज। अब आपको पता ही है, आपको पता है ऑपरेटिंग साइकिल भी कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस एवरेज रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड माइनस एवरेज पेबल ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड। तो 95 डेज ये आ गया भाई साहब, ये आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन है बेटे, मतलब क्वेश्चन में टायर इंडस्ट्री की आपको ऑपरेटिंग साइकिल मुहैया कराई गई है, दैट इज गिवन टू यू। अब हमारे अपोलो टायर्स में यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट ऑपरेटिंग साइकिल फॉर अपोलो टायर्स। मैं यहां पे नाम चेंज कर रहा हूं क्योंकि ऊपर मैंने अपोलो टायर्स ही लिखा है, फॉर अपोलो टायर्स। It means now you are given with the information of Apollo Tyres. टायर इंडस्ट्री की साइकिल दी हुई थी। अब अपोलो टायर की साइकिल गिवन नहीं है, पहले तो साइकिल को निकालना है। ठीक है सर। उसके बाद क्या करना है, और वो कहता है जी उसके बाद क्या करो, कमेंट लिखो। बेटे इस कमेंट के लिए तो मैं आज आया हूं, मैंने आज का पूरा लेक्चर इसी को ऊपर डिवोट कर दिया। बात समझ आ रही है? आप क्वेश्चन लिख लें भाई साहब प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को, अपोलो टायर्स, टायर इंडस्ट्री, कैप्लॉन एग्जामिनेशन किट, बीबीबी एग्जामिनेशन किट, सारे क्वेश्चन मैंने करके देख लिए हैं। ठीक है, सब हो जाएगा अगर आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, मतलब लेक्चर 4 और लेक्चर 5 आपने ध्यान से कर लिया। तो करना है बेटे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। मैं अपना कैलकुलेटर लेकर आ रहा हूं, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करके दिखाइए। ये आगे ये कैलकुलेटर ले आया बेटे, कैलकुलेटर लेने गया था। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं।
आई थिंक आप सबने क्वेश्चन लिख लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फर्स्टली कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अपोलो टायर्स, और फिर एक तरफ अपोलो टायर्स की साइकिल लिख देंगे, एक तरफ टायर इंडस्ट्री की साइकिल लिख देंगे और उनको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम कुछ कमेंट्स लिखेंगे, वही कमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो आज का ये जो लेक्चर है इन्हीं कमेंट्स के ऊपर है, दैट हाउ यू कैन इंटरप्रेट दोज होल्डिंग पीरियड्स। ऑन एन एवरेज मैंने बताया फॉर इन्वेंटरी एंड फॉर एवरेज कलेक्शन फॉर करंट एसेट्स, लेसर शॉर्टर द होल्डिंग पीरियड बेटर इट इज। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू राइट डाउन रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। आपको पता ही है कि मैंने आपको इसका लॉजिक क्या बताया है, एंड व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, यू ऑल नो दैट। Now because it is raw material holding period, तो मैं एक तो डिनोमिनेटर पे क्या लिखता हूं बेटे, मैं डिनोमिनेटर में लिखता हूं एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी या स्टॉक, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। न्यूमरेटर में हम रॉ मटेरियल में लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सुनना जरा ध्यान से बेटा, ये रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड है। अगर जस्ट होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड तो आई वुड हैव रिटन कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं लिख रहा, तो मैंने न्यूमरेटर में यहाँ पे लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बिकॉज इट इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये लॉजिक मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, मैं इसलिए उसमें टाइम नहीं लगा रहा। बिकॉज इट इज गिवन टू बी इन डेज, तो मैं इंटू 365 कर दूंगा, आराम से फिगर देखते बेटे। हमारे को देखो कंज्यूम्ड गिवन नहीं है, अब बेटे कंज्यूम गिवन नहीं है, जो आपको खाना है, जैसे चाय पीनी है, चाय नहीं है तो कॉफी पी लो, एंड वी नो दैट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Now because I am not given the consumed and I know that consumed can be calculated with purchases, so the best alternative is purchases. So instead of this I can say I will be taking परचेजेस, मैं इसकी जगह रॉ मटेरियल परचेजेस ले सकता हूं, बोलो हाँ या ना। मैं रॉ मटेरियल परचेजेस ले लूंगा, तो मैं आपके सामने कर रहा हूं बेटा, रॉ मटेरियल परचेजेस कितनी है 600, ऑल द फिगर्स आर बीइंग गिवन टू मी इन थाउजेंड, तो थाउजेंड में रहना, तो हमें टेंशन क्या लेनी है, 600 अपॉन 80 चेक करते हैं बेटे। एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक गिवन है 80,000, वो 600,000, और 600 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 7.5। कैसे निकालेंगे बेटा, 600 क्या है परचेजेस, ठीक है जी, ये परचेजेस कितने दिन की है, ये इंटू 365 करिए, 365, रॉ मटेरियल का आंसर आ रहा है जी 49 डेज, वर्क इन प्रोग्रेस का 15 डेज, फिनिश गुड्स का 31 डेज, डेटर्स का 43 डेज, और वर्किंग कैपिटल साइकिल आ रही है
83 डेज। तो मैं रुक गया हूँ, पहले आप आराम से देख लीजिए, फिर मैं करूँगा। आप पहले खुद कैलकुलेट कीजिए और देखिए ये फिगर्स आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कोई घबराने की बात नहीं होती बेटे। मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। आपको लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। कई बार क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें समझ नहीं आता, कोई ऐसी घबराना नहीं है। आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ और उस क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे फिगर्स लिख देता हूँ। जैसे रॉ मटेरियल परचेजेस था, शायद हमने वहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा गलत यूज़ कर दिया मल्टीप्लाई करने के चक्कर में। यहाँ लिख देते बेटे एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। आराम से, कोई घबराना थोड़ी है यार। रॉ मटेरियल परचेजेस आई थिंक 600 था, ध्यान नहीं आ रहा बेटे। रॉ मटेरियल परचेजेस था, रॉ मटेरियल परचेजेस 600,000 और 80, ठीक है सर, 600,000 और 80, 600,000 एंड 80, 600,000 एंड 80,000 रुपीज में ले लेते हैं, डॉलर्स में ले लेते हैं, कुछ भी। अब ऐसा समझ लीजिए 6 लाख रुपीज की का परचेजेज है 365 डेज में। देखो हमने गलत कर दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया ना तो थोड़ा गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटे। लाइव है, इसी से तो पता चलता है कि आपको क्या ध्यान रखना है। तभी मैं कहता हूं आप लॉजिकली, अगर मेरे को लॉजिक पता था तो मुझे आइडिया हो गया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं 80,000 रुपीज का जो स्टॉक है इट इज इक्वल टू हाउ मेनी पीरियड, हाउ मच मंथ्स। तो जल्दबाजी में मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया, और मैंने छुपाया कुछ नहीं। बेटे छुपाना किस बात का है, गलती करेंगे तो समझ आएगा ना। मैंने क्या पता जान के गलती की हो आपको समझाने के लिए कि लॉजिक समझना कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, यू नो। नाउ विद हेल्प ऑफ लॉजिक I can easily calculate, because I know that it should be equal to 49 days, because the answer is 49 days. So 80,000 into 365 upon 6 lakhs. So my answer will be like this. So I am doing like this, 80,000 into 365 divided by 6 lakhs. That comes to 48.66. तो मैंने उसको ले लिया 49 days। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। अब हमारे देखो हमने फॉर्मूला जो यूज किया वो थोड़ा सा जल्दबाजी में उल्टा यूज कर दिया। यहां पर कंज्यूम्ड नहीं आना चाहिए बेटे, कंज्यूम्ड थोड़ी आना चाहिए। ये देखो, ये मैंने कंज्यूम्ड थोड़ी आना चाहिए, मैंने ऑपोजिट फॉर्मूला यूज कर दिया। तो लॉजिक तो आपको पता था ना, तो मैंने कुछ छुपाया थोड़ी बेटे। आप, एक बच्चा हंस रहा है, कोई बात नहीं बेटे, हंसने दो, कोई बात थोड़ी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग डाउन एवरेज इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। अब जिंदगी में मैं कभी भूलूंगा नहीं क्योंकि लॉजिक मुझे पता था, अपॉन रॉ मटेरियल परचेजेस। लो जी, लो सर, लो जी लो, मैंने ये भी रब कर दिया, वही आपके सामने आ गया बेटे 49 डेज। इट मीन्स आपने रॉ मटेरियल इन्वेंटरी साइकिल होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लिया 49 डेज। किसका? अपोलो टायर्स का। और आपको गिवन है टायर इंडस्ट्री का 20 डेज। अभी हम कमेंट्स पास करेंगे, वो देखेंगे। सेकंड इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। चलिए आराम से, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो बेटे वो देखो, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में जाएंगे। तो हमें 2100 कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज 85 गिवन है।
ठीक है, एवरेज रॉ मटेरियल, तो मैं इसको रिलेट करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर 2100 का स्टॉक फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स 365 डेज में है, देन इट इज इक्वल टू 85 कितने डेज के बराबर होगी। और आई कैन डायरेक्टली से, आई कैन यूज द फॉर्मूला 85 और 2100, ठीक है जी। तो मैं आ गया सीधा ही अपने उसमें, मैंने यहां लिखा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू 85 इंटू 365 अपॉन 2100। तो बेटे जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 85 इंटू 365 अपॉन 2100, दैट कम्स टू 14.77 है। मैं उसको राउंड अबाउट 15 डेज ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं पहले आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंटरी अपॉन cost of sales, and cost of sales is given to me into 365। आराम से बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको फॉर्मूले में हल्का सा भी डाउट है तो आप लॉजिक यूज करें जैसा मैंने यूज किया। जान के मैंने क्वेश्चन को आप फॉर्मूला गलत लिखा, फिर आपको बताया कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉजिक तो आपको पेपर में दिक्कत आ सकती है, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मैं रिपीट करूंगा, वहां पर आ रहा हूं दोबारा से। ये आ गया जी, ये आ गया। अब आप बताइए कौन सी दो फिगर्स हैं। एक तो मेरे को लेना है फिनिश गुड्स 180 एंड 2100, ये दो फिगर्स लेनी है 2100 एंड 180। तो कर लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं 180 अपॉन 2100 इंटू 365। करिए 180 इंटू 365 अपॉन 2100, दैट कम्स टू 31.28। तो 31 डेज लिया, ठीक है। तो 31 डेज ले लिया जी फिनिश गुड्स का। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर अकाउंट रिसीवेबल एंड वी कैन कैलकुलेट फॉर अकाउंट्स पेएबल। तो होपिंगली आपने ये कैलकुलेशन कर लिया और मैं आ गया जी इधर आंसर में, ठीक है। ये मैंने लिखा टायर इंडस्ट्री और ये मैंने लिखा अपोलो टायर्स। आराम से बेटे, आराम से चलना है, कोई मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात को सुनेंगे। Next 5 minutes are most important because if you are very much sincere in coming 5 minutes, you can easily attempt examination kit of both Kaplan as well as BBP. आपके 5 मिनट प्रीशियस हैं बेटे। ये गिवन था, ये हमने कैलकुलेट किया। आप ये बताइए इफ आई कंपेयर, और मैंने एक बात आपको बताई हुई है, शॉर्ट द पीरियड बेटर इट इज। ये बात तो आपके माइंड में बैकग्राउंड म्यूजिक पे चल रही है, ठीक है जी। दुनिया वाले 20 दिन का स्टॉक रखते हैं। इट मींस MRF टायर्स, रेडियल टायर्स, CA टायर्स, JK टायर्स एंड यू आर अपोलो टायर, बट यू आर कीपिंग अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 49 डेज। ये अच्छी बात है या गंदी बात है बेटे? गंदी बात है, बिकॉज जो दुनिया वाले कर रहे हैं दैट इज अ बेंचमार्क। हम उसको यार्ड स्टिक मानेंगे, वो हमारे लिए एक यार्ड स्टिक है, दैट इज अ बेंचमार्क। तो 49 डेज अपोलो टायर्स अपना स्टॉक रखती है, होल्डिंग पीरियड है। इट मींस फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ इशू टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी कीप इट फॉर 49 डेज। व्हाई इट इज सो व्हेन पीपल आर कीपिंग इट फॉर 20 डेज? आपको क्या लगता है बेटे, आप ज्यादा स्टॉक क्यों रख रहे हो जब दुनिया वाले ऐसा नहीं रख रहे? सबकी ACC 1.5 ईयर में हो जाती है, मैक्सिमम 2 ईयर्स में हो जाती है, आपकी 3 साल में हो रही है। तो क्या रीजन हो सकती हैं? एक रीजन ये हो सकता है कि आप पढ़ने में ध्यान से नहीं पढ़ते। भूपेश आनंद के लेक्चर्स आपने नहीं लिए, पता नहीं कहाँ पैसे फंसा दिए। आपको लॉजिक्स ही नहीं पता, कंसेप्ट ही नहीं पता, जुगाड़ पे चलते हो, पढ़ते नहीं हो ईमानदारी से, प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्लास नोट्स नहीं बनाते। नो, दीज कैन बी द रीजंस। So while writing down the comments, you have to assume that what can be the reasons for that. तो आज हम रीजंस को देखेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आप ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है, बिकॉज वी विल बी डूइंग वन न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, दैट इज इन रिलेशन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट मीन्स इन्वेंट्री मैनेजर जो है अच्छा नहीं है,
उसको कुछ पता ही नहीं है हाउ मच टू परचेज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं पता, रीऑर्डर लेवल नहीं पता, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द मैक्सिमम लेवल, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द मिनिमम लेवल. Because if I hold more inventory, I have to incur more holding cost, more purchase cost. I have to incur for that. Opportunity interest cost is being involved in that. Storage cost is there. Go down rent is there. So it is a costly affair. And because if I compare it with industry, it is not showing a good sign. It is not a अच्छी बात. It is a गंदी बात. Getting my point? So these thoughts को आपको चलाना है while giving comments. अभी हम लिखेंगे, मैंने लिखा है इसके ऊपर, देखो कितना प्यार से लिखा है. फ्रेंड्स, इन जनरल कमेंट्स, देखिए हम दो तरह के कमेंट लिखते हैं, एक तो जनरल और एक स्पेशल. इन जनरल कमेंट्स वी विल राइट अबाउट मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. हम क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में लिख देंगे, अगर लिखने का आता है पूरा, जबकि आपको तो यू हैव टू गिव द ऑब्जेक्टिव टाइप, बट इन दिस कोर्स दे हैव टू राइट ऑन फुल एसे. So we will write on firstly what is the meaning of operating cycle and we will draw a diagram for that. और मैंने लिखा I am leaving the space. I know you will write down. Please do it now because tomorrow never comes. भैया इससे ज़्यादा तो मुझे घर ले जाइए, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता. Special comments. Comparing overall operating cycle. When I say overall, it means टायर इंडस्ट्री की operating cycle. टायर इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग साइकिल. व्हेन आई से माया आई मीन अपोलो टायर्स. मैंने नाम चेंज कर दिए थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए. कंपेयरिंग ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल, अगर आप ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल देखें तो 95 डेज की है इंडस्ट्री की और माया की, अपोलो टायर्स की 83 डेज है. दिस इज अच्छी बात बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग कैश in 83 days into cash, but industry, other people, they are converting to 95 days. So I can say your operating cycle is shorter by 12 days as compared to industry. That is overall you are doing good. But if I go for element by element, component by component, raw material inventory, you are holding more, it is not a good sign. In case you manage that, you can more, you can have a lesser operating cycle in totality. तो यहाँ पे लिख रहे हैं जी रॉ मटेरियल स्टेज 20 डेज 49 डेज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया. अब देखिए जी रॉ मटेरियल स्टेज के लिए क्या लिखा मैंने. अच्छा ऊपर देख लीजिए, कंपेयरिंग ओवरऑल दिस माय लिमिटेड हैज 83 डेज ऑफ साइकिल एज कम्पेयर टू 95 डेज ऑफ द इंडस्ट्री, विच शोज दैट अपोलो टायर्स हैज अ लोअर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बिकॉज इफ माई ऑपरेटिंग साइकिल इज लोअर इट मीन्स आई एम इन्वेस्टिंग लेस. अब मैं आ गया जी रॉ मटेरियल स्टेज के ऊपर. रॉ मटेरियल स्टेज और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, कुछ भी कह दीजिए, अब आप बड़े हो गए बेटे. स्टेज यूज करूँ, होल्डिंग पीरियड यूज करूँ, इवन टर्नओवर भी यूज करूँ, इफ इट इज गिवन टू बी इन डेज, आप समझ जाना कोई मुश्किल नहीं है. दिस स्टेज शोज दैट अपोलो टायर कीप्स हायर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल as compared to industry by 29 days. Very right, 20 days का holding period है industry का and you are keeping it for 49 days. It means over than by 29 days, which shows that inventory manager, बेटे जो ये बताता है कि inventory manager of Apollo is not managing inventory properly. Because he don't know how much to order. He is not aware of William J. Baumol. He is not aware of economic order quantity. He is not aware of reorder level. He is not aware of maximum level. He is not aware of minimum level. तो उसको कुछ पता ही नहीं है. हम ये मान सकते हैं ना, तभी तो स्टॉक ज़्यादा रख रहा है. तो मैंने लिखा he may be advised to calculate how much quantity is to be purchased with the help of EOQ model. अब एक बच्चा ये सोच रहा है हमारे कोर्स का है ही नहीं, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. बेटे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट द लॉजिक कंसेप्ट्स बताने के लिए करा रहा हूँ यार. एग्जामिनेशन किट ऐसे करोगे अगर आपने ये बात को समझ लिया. इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो नेक्स्ट चैप्टर में जाता. आज पूरा चैप्टर मैंने कमेंट्स में डिवोट किया. क्यों? प्यार करता हूँ आपसे. आप नोट कीजिए इसको. Fixation of levels. He is not aware of the economic order quantity model and fixation of levels like reorder level, maximum level, minimum level, which we will be discussing in chapter number 8. तो मैं आ गया जी नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस 15 डेज है. इसका मतलब raw material is converted into finished goods within 15 days. It means my 15 days are invested, my funds are blocked for 15 days in that factory department, in the production department, and it is equal to the industry. It is okay, I'm doing a good task. It means my workers are very much motivated.
क्योंकि दुनिया वाले भी यही कर रहे हैं और मैं भी यही कर रहा हूं। दुनिया वालों की एसी से कंप्लीट हो जाती है 1.5 ईयर में, मेरी भी कंप्लीट हो रही है। इट मीन्स आई एम ऑल्सो डूइंग गुड जॉब, इट मीन्स आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड, इट मीन्स आई हैव ऑल्सो परचेज वीडियो लेक्चर्स ऑफ भूपेश आनंद। तभी तो कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा मेरे को, तभी तो रियल केस स्टडी समझ आई। आज हमने केस स्टडी की टायर इंडस्ट्री की, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कमेंट्स ऑफ टायर इंडस्ट्री, कमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब आइए जी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज के ऊपर क्या बोलेंगे, वैसे थोड़ा सा आपको मैंने वो भी बताया। दिस स्टेज मींस इन्वेंटरी होल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड लिख सकते हैं, माया की जगह लिख सकते हैं अपोलो is also performing at the same level as industry, hence converting raw material to finished goods is this factory manager and workers may be rewarded। अब बेटा अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे, जैसे हम यहाँ पे कैशबैक देते हैं, कोई कमेंट लिखता है, कोई हमारे को आंसर देता है, कोई मेरिट में आ गया, फर्स्ट 5 में आया, तो हम कैशबैक देते हैं। कैशबैक क्यों देते हैं? कि उससे वो मोटिवेट हो जाए और आगे लाइफ में आगे जाके अच्छा काम करे, ठीक है। Similarly, if factory manager is doing good job, supervisor is doing good job, workers are doing good job, line workers are doing good job, machine workers are doing good job. That's why the production is completed within 15 days. So we should motivate them. We should give them incentives. We should give them more amount, So that incentives are there. तो मैंने क्या लिखा? It means the management is advised to introduce same incentive schemes introduce करनी चाहिए बेटे। हाल से प्लान, हाल से वेयर प्लान, रोवन प्लान, सारे यूरोपियंस है बेटे, खुद तो मर गए, उन्होंने बड़े सारे प्लान्स बना दिए कि अगर किसी को मोटिवेट करना हो तो आपको ये इंसेंटिव स्कीम्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है सर। मैं आ गया ऊपर दोबारा से, आई एम कमिंग टू फिनिश गुड्स टर्नओवर एंड आई विल कंपेयर फिनिश गुड्स स्टेज ऑफ 40 days विद 31 days। पहली बात आपको मालूम है कि फिनिश गुड्स बनने के और बिकने के बीच में जितने पीरियड आप होल्ड करते हैं वो 40 days है। इंडस्ट्री होल्ड्स फॉर 40 days, इट मींस इंडस्ट्री कैन सेल इट आफ्टर 40 days, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ फिनिश गुड्स टू डेट ऑफ सेल, द गैप इज 40 days, बट फॉर अपोलो टायर्स इट इज 31 days। पहली बात, अच्छी बात, गंदी बात, अच्छी बात, आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जितना छोटा होगा, करंट एसेट होल्डिंग पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा है। इट इज अ गुड साइन, 31 days is a good sign. It means the quality of Apollo tire is better than industry, or the marketing strategies are better than industry. क्या पता वो शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को लेकर आ रहे हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं कि अपोलो टायर्स के टायर खरीदो, तभी तो 31 दिन का ये होल्डिंग पीरियड होता है उनके पास। तो आप समझ रहे किस थॉट प्रोसेस से आप सोचेंगे। तो मैं आ गया जी नेक्स्ट में फिनिश गुड्स, यहाँ पे आ गया बेटे फिनिश गुड्स। ये देखो बेटे मैंने अंडरलाइन कर दिया, हाँ कलर चेंज कर देता हूँ बेटे पेन का, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लो बेटा पिंक कलर ले लिया। इज शोइंग अ पॉजिटिव पोजीशन, बेटे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड अच्छी पोजीशन बता रहा है। हैज ओनली 31 days क्लोजिंग स्टॉक एज कंपेयर टू 40 days। बेटे 40 दिन के कंपैरेटिवली 31 दिन का स्टॉक ही हमारे पास रहता है। मतलब आप 31 days होल्ड करते हैं, मतलब आप आफ्टर 31 days यू आर सेलिंग इट, बट इंडस्ट्री पीपल दे आर सेलिंग इट आफ्टर 40 days। इट मीन्स यू हैव अ लेसर इन्वेस्टमेंट इन दैट, इट मीन्स इट इज अ गुड साइन, इट इज अ पॉजिटिव साइन। इट कैन बी ड्यू टू सो मेनी रीजंस। वो रीजन सोचते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? इफेक्टिव सेल्स स्ट्रैटेजीज, प्रमोशन ज्यादा कर रहे हैं, सेल्स ज्यादा दे रहे हैं, यू आर गिविंग सम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अपोलो टायर के टायर ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू टायर इंडस्ट्री, सो दिस कैन बी अ रीजन। कैश डिस्काउंट स्कीम्स, आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, है ना, कैशबैक दे रहे हैं, सो दीज कैन बी द रीजन। सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दीज पॉइंट्स व्हाइल गिविंग कमेंट्स। अब बेटे दो रह गए, दो क्या रह गए? एक तो रह गया बेटे एवरेज रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, इसको लिख रहा हूं अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इसको लिख रहा हूं ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड। अब देखिए जी ये है 60 से 43। जितना टर्नओवर रेशो ज्यादा होगा, बड़ा गोल्डन वर्ड यूज कर रहा हूं, हायर द टर्नओवर रेशो इन टाइम्स, लोअर विल बी द होल्डिंग पीरियड। हायर
द टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स, जैसे 12 टाइम्स था डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो होल्डिंग पीरियड कितना हुआ, क्रेडिट पीरियड कितना हुआ, 1 मंथ। मैंने कहा 24 टाइम्स है टर्नओवर रेशियो, डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो आपका होल्डिंग पीरियड होगा 15 डेज। तो मैंने एक वर्ड यूज किया, एक स्टेटमेंट दी, ऐसे ही माइंड में आई, मैंने बोल दिया हायर द टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स, लोअर विल बी द होल्डिंग पीरियड। तो 43 डेज का होल्डिंग पीरियड है, इट मींस अपोलो टायर इज गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 43 डेज एंड इंडस्ट्री पीपल दे आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज। अब मुझे एक बात बताइए सर, आप उधार में बेचना अच्छी बात है या कैश में बेचना अच्छी बात है? पहली बात, कैश में बेचना इज अ गुड थिंग, बट बिकॉज पीपल आर गिविंग ऑन क्रेडिट सो आई हैव टू गिव देम ऑन क्रेडिट। बट लोग तो 60 दिन का उधार देते हैं, मैं कहता हूं भैया मैं 60 दिन का नहीं दूंगा, अभी 40 दिन के अंदर, 43 डेज के अंदर यू हैव टू गिव मी कैश। इट मीन्स आई हैव अ डोमिनेटिंग पोजिशन, I have a commanding position. It can be due to good quality of the product. It can be due to my better effective strategies. It can be due to my reputation in the market. So ये चीजें बहुत कुछ बताती हैं। आइए देखते हैं हमने क्या लिखा है इसके ऊपर। अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स, या डेटर स्टेज लिख दिया आप, अकाउंट्स रिसीवेबल्स लिख दें, is granting a credit of 43 days as compared to 60. It means Apollo is adopting a tight credit policy. It means there is a high popularity of the product and the good quality. बेटा अच्छी क्वालिटी है, अच्छी बातें हैं। आप बताइए मैकडोनल्ड्स कभी उधार में बेचता है? हल्दीराम भुजिया वाला क्या अपने छोले भटूरे उधार में सेल करता है? बिकॉज गुड क्वालिटी से, मेरी चीज अच्छी होगी तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा, माई लेक्चर्स आर गुड, माई कंसेप्ट आर गुड, आई एम गिविंग यू कोचिंग इन द बेस्ट मैनर, so I will be charging more and you have to give it that, if you want to have that quality. Similarly with this Apollo tires, now they are giving a credit of lesser period as compared to the industry. It means they are not following, it means they are performing well as compared to the benchmark. Last is creditors stage. Creditors means accounts payable or trade payables payment period. 40 डेज का उधार मिलता है बेटे इंडस्ट्री में, और आपको सप्लायर्स 55 दिन का उधार देते हैं। अभी एक बच्चा कहता है ये 55 दिन आया कैसे था? बेटे 55 डेज आपने निकाला नहीं था, मैंने कहा था ना, ये देखो एवरेज पेबल्स कितने, एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं, 90, ठीक है जी। तो 90 अपॉन 600 इंटू 365, एवरेज पेबल अपॉन परचेजेस इंटू 365 करिए, 90 इंटू 365 अपॉन 600 दैट कम्स टू 54.75। मैंने उसको ले लिया 55 दिन, मैंने 55 दिन ले लिया। एक बच्चा कहता 40 कहाँ से आया? बेटा 40 तो थप्पड़ मारूंगा मुंह के ऊपर, 40 तो गिवन ही था क्वेश्चन में। टायर इंडस्ट्री का आपको एवरेज ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड दैट इज गिवन टू यू 40 डेज। नाउ टेल मी वेदर इट इज गुड और नॉट। इट मीन्स अपोलो Tire is enjoying a credit of more than 15 days as compared to industry. It means suppliers आप पे ज्यादा क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है। क्रेडिटर्स को आप लिख सकते हैं ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड, ठीक है जी। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल आर प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 55 डेज एज कंपेयर टू 40 डेज इन द इंडस्ट्री। इट शोज दैट सप्लायर्स हैव फेथ इन अपोलो टायर्स एंड हेंस विलिंग टू ग्रांट अ एक्सेस क्रेडिट ऑफ 15 डेज। लेकिन इसके साथ साथ बेटे एक दो बातों को और भी सोचना है। खाली पेमेंट पीरियड आपको ज़्यादा मिल रहा है, ये अच्छा है, ठीक है, बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम अनदर एंगल ऑल्सो। वो एंगल आपको लिखना है। मैं चाहता हूं कि आप लिखें। एक दो बातें मैंने एक्सेस में लिखी हैं बेटे, बड़ी मेहनत की है आपके लिए कि कोई भी पॉइंट रह ना जाए। तो आप आइए एक बात ये लिख लें, शॉर्टर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। मैंने कहा अच्छा है, इट इज गुड because it shows that you have a dominating position, you have a tight position, you have a good effective marketing strategy. So it reflects ability of credit management. It means आपका credit management department बड़ा अच्छा है। तो ये लिख लें आप प्लीज कमेंट्स में। अभी जो आपने ये केस स्टडी बताई टायर इंडस्ट्री की, अपोलो टायर्स की, टायर इंडस्ट्री की, उसके कमेंट्स लिख लिए ना।
नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन किट में तभी आपके क्वेश्चंस होंगे। अलॉन्ग विद दैट रिसीवेबल्स के ऊपर और थोड़ा सा पेमेंट के ऊपर मैंने 1-2 बातें और लिखी है, प्लीज उसको भी लिखिए। इट रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट एंड इट रिफ्लेक्ट्स इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो हमने कवर कर ही ली थी। इट मीन्स शॉर्टर द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, shorter the receivable collection period, better it is. Longer the payment period to payables, better it is. But along with that, you have to think it from this negative aspect also. पहला, बेटा आप लेट पेमेंट कर रहे हो, 55 दिन का उधार लिया आपने एज ए अपोलो टायर और जनरली लोग 40 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर अ लेट पेमेंट, यू आर डिलेइंग योर पेमेंट्स। इससे क्या हो सकता है, आपकी नेगेटिविटी रेपुटेशन भी बिगड़ सकती है बेटे। So it can lose reputation, it can lose cash discount, because cash discount is only available when you are very much prompt in the payment. You are not getting cash because you are not getting that cash discount policy. You are utilizing your whole credit. It means that raw material is costlier for you. And अब जब आप पेमेंट लेट करोगे ना तो आपकी आंखें नीची हो जाएंगी बेटे, और जब आंखें नीची हो जाएंगी ना तो आपकी डोमिनेटिंग पोजीशन कम हो जाएगी। जब डोमिनेटिंग पोजीशन कम होगी तो आप बार्गेनिंग पावर नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, आप एप्पल्स परचेज करने जाते हो तो बार्गेनिंग पावर आप करते हैं बिकॉज यू हैव अ कमांड। अब आप ढीले हैं, आपको पता है आप लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ढीली आवाज में बोलेंगे, आंखें झुका के बात करेंगे। इट मीन्स यू आर लूजिंग योर डोमिनेशन ऑफ फॉर बार्गेनिंग पावर इज बीइंग डिक्रीज्ड। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने आप को 5 स्टार्स दे रहा हूं। आप दो या ना दो कमेंट्स में, दो तो अच्छी बात है बेटे, लाइव ले रहे हैं, कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई, सो दैट इन लेक्चर नंबर 5 आई कैन इनकॉर्पोरेट दैट। बट यकीन मानिए मैंने 100% आज आपको समझाने की कोशिश की, बातें बताई, अलग अलग कोर्सेज जहां पे मेरे को कंसेप्ट थे मैंने उनको इकट्ठा किया और आपकी झोली में रख दिया। माय ऑब्जेक्टिव है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में F9 का पेपर क्लियर करें और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये लॉजिक्स आपको यूज करने वाले हैं बेटे। इन्हीं बातों के साथ लेक्चर 5 में मिलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।